वेलकम बैक भाई और बहनों टू द सेकंड लेक्चर ऑन क्लास 10th फिजिक्स। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे टॉर्क और इस लेक्चर में भी भाई कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये देख लिया था कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि रोटेशनल मोशन होता है और ट्रांसलेशनल मोशन होता है। मोस्ट मोशन इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। थोड़ा सा मैंने मिसकंसेप्शन क्लियर किया था आपके लिए ट्रांसलेशनल मोशन का। फिर उसके बाद हमने देखा था द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो कि हम लोग मेजर करते हैं बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, जिसका सिंबल जो है टाउ है। और हमने ये देख लिया था कि टाउ जो है फोर्स पे डिपेंड करता है। फिर हमने देखा था कि टाउ जो है हमें लगा था कि आर पे डिपेंड करता है, वेयर आर वाज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पर फिर हमने अपने आप को करेक्ट किया था। हमने कहा था कि नहीं, आर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है ऑन समथिंग वी डिनोट बाय डी, where d was the distance of the line of action of force from the axis of rotation. So we ended our lecture on this conclusion that torque due to a force is defined as the product of force and the perpendicular distance of the line of action of force, from the axis of rotation. तो हमने देख लिया था कि अगर कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है टेढ़ी मेढ़ी, इस पे ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाएंगे। फिर उसके बाद टॉर्क बोलेंगे। टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ये हो जाएगा फोर्स। फिर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को? दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन का डिस्टेंस है, कहां से डिस्टेंस है? यहां से। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमने डेफिनेशन देख ली थी एंड दैट वाज इट, दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। तो अभी इस लेक्चर में क्या देखेंगे हम लोग? इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम लोग कि भाई, और इसके बारे में यूनिट के बारे में देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नेचर के बारे में देखेंगे। तो यूनिट क्या है भाई? यूनिट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द यूनिट ऑफ force into unit of perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation। अब जो भी हो, इसका यूनिट क्या होगा? इतनी लंबी जो कहानी है, ये d रिप्रेजेंट कर रहा है perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation। अब जो भी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस ऑफ ये पूरा, या फिर द लेंथ ऑफ द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिको एंड लखनऊ, कुछ भी हो, आपका डिस्टेंस है ना, उसका यूनिट क्या होगा? उसका यूनिट एसआई यूनिट मीटर ही होगा। तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क अगर देखें तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स विच इज न्यूटन इनटू एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस विच इज गोइंग टू बी मीटर, तो न्यूटन मीटर होगा। न्यूटन मीटर, जिसे हम लोग बस ऐसे ही रहने देंगे, इसको कोई नया नाम नहीं देंगे। हालांकि जब वर्क के बारे में बात करेंगे तब न्यूटन मीटर को जूल लिखेंगे, पर जब टॉर्क के बारे में बात करेंगे तो न्यूटन मीटर को केवल न्यूटन मीटर ही रहने देंगे। अच्छा, सीजीएस यूनिट अगर देखें, सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क विल बी सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, जो कि आपको याद होना चाहिए क्लास 9 से, डाइन होता था। और सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस सेंटीमीटर होता है, तो डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। वेयर इन दोनों के बीच में इंटर कन्वर्जन आना चाहिए, तो 1 न्यूटन मीटर विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन into 10 raised to the power 2 सेंटीमीटर, भाई 1 न्यूटन is 10 raised to the power 5 डाइन, तो ये आ जाएगा 10 raised to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। ये हो गया 1 न्यूटन मीटर, इन दोनों के बीच का इंटर कन्वर्जन। सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
ये आपको इंटर कन्वर्जन का मेथड आना चाहिए बहुत अच्छे से क्लास 9 से ही। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास है नेचर क्या है। तो नेचर इसका क्या होगा? नेचर से क्या मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी ये कैसी है, क्या स्केलर है कि वेक्टर है। तो क्या है ये, स्केलर है कि वेक्टर है? क्या डायरेक्शन अलग अलग इसका हो सकता है? क्या डायरेक्शन डिपेंडेंट है ये? जैसे ये समझते हो कि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी में तुमने डायरेक्शन चिपका दिया तो वेक्टर बन गया, ठीक है। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी देख करके कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। उनको लगता है यार स्पीड में डायरेक्शन चिपका दो तो जो है वेलोसिटी बन जाती है, वेक्टर बन जाता है। नहीं, वो अलग अलग चीजें हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तुम्हें स्केलर का एग्जाम्पल चाहिए तो लो टाइम। अब टाइम अगर 5:30 बज रहा है तो बज रहा है। अब 5:30 नॉर्थ बज रहा है कि 5:30 ईस्ट बज रहा है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही यहां पे डायरेक्शन ऐसी चीज होती है जहां पे जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है वो बगैर डायरेक्शन के अधूरी होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं अपने घर से निकला और 4 किलोमीटर दूर गया टू अ पॉइंट ए, और ए से निकल करके मैं 3 किलोमीटर दूर गया टू अ पॉइंट बी। अब बताओ मैं अपने घर से कितना दूर? फिर से एक बार बता रहा हूं, मैं अपने घर से निकला, घर से निकल करके मैं 4 किलोमीटर दूर गया टू अ पॉइंट ए, और ए से फिर मैं निकल करके 3 किलोमीटर दूर गया टू अ पॉइंट बी। तो अब मेरे घर और बी के बीच की दूरी कितनी है? तो अगर तुम्हारा जवाब है 7 किलोमीटर्स, तो दैट माइट बी करेक्ट, बट दैट इज देयर इज अ वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी दैट इट इज करेक्ट। वाई? बिकॉज मैं घर से निकल करके मैं 4 किलोमीटर दूर गया टू अ पॉइंट ए। अब ए से 3 किलोमीटर में गया बी, तो किसने कहा बी इधर ही था? बी इधर हो सकता है। ये लो जी, ये 3 किलोमीटर है ए से बी। कौन बोला सेम डायरेक्शन में गया? मैं अभी देखो मैं घर से कितना दूर हूं, ये 7 किलोमीटर लग रहा है आपको? ये तो 7 किलोमीटर नहीं है। तो यहां पे क्या मैं साबित करना चाह रहा हूं? मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हें चाहिए तो ये डिस्प्लेसमेंट का अगर मैंने डायरेक्शन नहीं दिया है तो दिस इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ये ऐसी चीज है कि इसमें डायरेक्शन अगर नहीं दिया है आपको तो आप पूरी एनालिसिस ही नहीं कर सकते हो। जबकि टाइम में ऐसा नहीं है। टाइम एक बार मैंने तुम्हें बता दिया, हाँ ये टाइम हो रहा है, या इतने मिनट गुजरे, या इतने सेकंड में रेस कंप्लीट हो गई, तो बस दैट इज इट। यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग एल्स। चाहे उसको किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी एनालिसिस में तुम्हें यूज करना हो, टाइम में बस टाइम चाहिए। इसमें डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें डायरेक्शन चाहिए। वैसे ही अगर यहां तुम देखो कि टॉर्क इतना है, क्या ये बताना काफी है कि टॉर्क इतना है? रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे टॉर्क कितना है ये बताना चाहिए, और फिर ऐसे घूम रही है बॉडी। सपोज ये रॉड है, सपोज मैंने बता दिया इसमें 10 न्यूटन मीटर टॉर्क लगा, तो कुछ हम लोग इसका रोटेशन कराएंगे। वो रोटेशन कैसे कराते हैं, कितना होता है, वो अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन अब इधर जाएगा कि इधर जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दिस विल बी 2 डिफरेंट केसेस ना, डायरेक्शन अलग अलग है ना। ऊपर से ये तो एक केस है जो कि तुम्हारी बुक सिर्फ इस केस को हाईलाइट करेगी। दिस इज अज्यूमिंग कि इसी प्लेन में लग रहा है। फिर उसके बाद प्लेन भी अलग अलग हो सकता है। मतलब कि ये जैसे मार्कर है, अब ये मार्कर को मैंने सपोज यहां से पिवट कर दिया है, तो ऐसे घूमना इसका ये भी टॉर्क रिक्वायर कर रहा है, और ऐसे घूमना इसका ये भी टॉर्क रिक्वायर कर रहा है। ये देख रहे हो, ये अलग टाइप का रोटेशन है, ये रोटेशन मुझे अलग डिस्क्राइब करना चाहिए, और ये अलग टाइप का रोटेशन है, ये रोटेशन मुझे अलग डिस्क्राइब करना चाहिए। ये अलग टाइप का रोटेशन है। सबके सब 10 न्यूटन मीटर से हो सकते हैं, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये इस प्लेन में अलग अलग डायरेक्शन में, इस प्लेन में भी हो सकता है ऐसा। ये देखो किस प्लेन में चल रहा है, किस एक शीट में ही हमेशा है, इस शीट में हमेशा है, या फिर ऐसे हो सकता है, इस बार ऐसी शीट में हमेशा। देखो तो ये सब ये अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट है ये। तो बेसिकली टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसमें हम लोग ये नहीं बताते हैं फिलहाल के लिए, एटलीस्ट एट दिस लेवल, हम लोग ये नहीं बताते इस डायरेक्शन में है, हम लोग बताते हैं इस प्लेन में है
और इस प्लेन में ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज दिखेगा घूमते हुए कि एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा घूमते हुए, बस। माने कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी और जो डायरेक्शन है भाई, अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन दिया होना चाहिए, तो डायरेक्शन के नाम पे हम लोग सिर्फ बताते हैं किस प्लेन में और क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, उससे हम डायरेक्शन बता देते हैं। तो जो डायरेक्शन है वो दो टाइप का है। कौन दो टाइप का है? एक है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देने की क्यों जरूरत पड़ी थी? क्योंकि अब आप ये तो नहीं बोल सकते थे ना कि भाई ये जो मोशन हो रहा है, सपोज ऐसे ये रोटेट कर रहा है, तो ये जो मोशन हो रहा है ये किधर हो रहा है? ये नॉर्थवर्ड्स हो रहा है जी। क्योंकि जितनी देर में तुम बताओगे ये नॉर्थवर्ड्स हो रहा है जी, और अगला आदमी घूम करके देखेगा, ये पता चला यहां पहुंच गया रॉड। अभी किधर हो रहा है? अभी ये वेस्टवर्ड्स हो रहा है जी। पूछेगा नहीं ये तो नॉर्थवर्ड्स नहीं हो रहा है, ये यहां तक पहुंच चुका है, ये वेस्टवर्ड्स हो रहा है। कुछ टाइम बाद रॉड यहां तक पहुंच चुका है। अभी किधर हो रहा है? साउथवर्ड्स हो रहा है, दिस इज मूविंग साउथवर्ड्स। तो ये कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका चेंज हो रहा है। लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है कि ये नॉर्थवर्ड्स मूव करने के बाद वेस्टवर्ड्स मूव कर रहा है, कि नॉर्थवर्ड्स मूव करने के बाद, ऐसा भी केस हो सकता है, देखो ध्यान से, कि पहले नॉर्थवर्ड्स मूव कर रहा है यहां, और फिर नॉर्थवर्ड्स मूव करने के बाद ये ईस्टवर्ड्स मूव कर रहा है। इसमें देखो, ये नॉर्थवर्ड्स, फिर उसके बाद वेस्टवर्ड्स, ये नॉर्थवर्ड्स मूव कर रहा है और फिर उसके बाद ईस्टवर्ड्स। तो ये अलग डायरेक्शन ऑफ मोशन है और ये अलग डायरेक्शन ऑफ मोशन है। दिस विल बी कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी कॉल्ड क्लॉकवाइज। जिसमें एज अ कन्वेंशन, जैसे कई बार हम लोग लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज इतना टॉर्क है, सपोज 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, माने कि 10 न्यूटन मीटर विद अ टेंडेंसी टू मूव द बॉडी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, वी कैन ऑल्सो राइट +10 न्यूटन मीटर and -10 Newton meter. Clockwise will be denoted by minus and anti-clockwise will be denoted by plus. ये कन्वेंशन है, ठीक है। अभी हमारा जो पूरा फिजिक्स है ये हम लोग कहते हैं एक राइट हैंडेड सिस्टम में चलता है, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे हम लोग चीजें बाहर लेते हैं और बाहर को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ये बीच में एक बाहर वाला जो टर्म है, ये अगर तुम कनेक्ट कर लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्यों लेते हैं। तो ये राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड ज्योमेट्री हम लोग फॉलो करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज ये फिंगर्स टर्न करने पे आउटवर्ड्स और आउटवर्ड्स को पॉजिटिव, ठीक है। डायरेक्टली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव से रिलेट करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा अटपटा लगे दिमाग को कि एंटी के साथ पॉजिटिव, कई लोगों को लगता है, जिसको नहीं लगता कोई बात नहीं, ठीक है। बट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव इसकी वजह से। और ये जो रूल है ये तुम्हें कई जगह मिलेगा फिजिक्स में, कई जगह क्या, ये अभी जैसे जैसे आप फिजिक्स और पढ़ते जाओगे तो हर जगह भरा होगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, इतना लिख लो और जल्दी से एक क्वेश्चन का जवाब दो नीचे कमेंट्स में, विच इज कि अगर तुम ड्राइवर हो अपने 4 व्हीलर के और तुम्हें अपनी गाड़ी को लेफ्टवर्ड्स मूव करना है, तो तुम टॉर्क पॉजिटिव दोगे कि नेगेटिव दोगे। तो तुम्हें ये फिगर आउट करना है कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, और फिर उसका साइन तुम्हें बताना है, ठीक है। लेफ्टवर्ड्स मूव करना है गाड़ी को, स्टीयरिंग व्हील को, टॉर्क आप कैसा दोगे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नीचे कमेंट्स में बताओ जल्दी से। तो अभी जो है कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं टू गेट यू मोर कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। सपोज अपने पास एक स्पैनर है, स्पैनर समझते हो, जो जैसे नट्स को खोलने के लिए यूज होता है, ऐसा कुछ होता है, इस शेप का होता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और ये जो स्पैनर है, दिस इज लेट अस से अ स्पैनर ऑफ आर्म लेंथ। अब आर्म लेंथ, स्पैनर का आर्म क्या होगा, स्पैनर का आर्म होगा ये, ठीक है। आर्म लेंथ लेट अस से 20 सेंटीमीटर, requires a force of 50 न्यूटन टू ओपन अ बोल्ट। एक बोल्ट ओपन करने के लिए 50 न्यूटन लग रहा है।
तो कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट समथिंग, कैलकुलेट व्हाट, पहले तो इससे टॉर्क निकाल सकते हो तुम, तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओपन द बोल्ट, टू ओपन द बोल्ट, एंड दूसरी चीज जो तुम्हें कैलकुलेट करनी है, फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द सेम बोल्ट by a spanner half as long. हाफ एज लॉन्ग का क्या मतलब है? हाफ एज लॉन्ग का मतलब है कि जो भी ऊपर जिसकी भी बात हो रही थी उसके आधे लेंथ का। तो ऐसे केस में अपने पास क्या करेंगे हम लोग, अपने को पहले टॉर्क निकालना है। अब जब कुछ और नहीं दिया है तो हम लोग ऑब्वियसली यही अज्यूम करेंगे कि यहां जो फोर्स लग रहा है, सपोज ऐसे उठा करके ये तुम टर्न कर रहे हो, तो फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द आर्म लेंथ, ठीक है। वैसे भी लगाते ही है परपेंडिकुलरली, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले बोलेंगे कि टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर्म लेंथ हो जाएगी, विच इज 20 सेंटीमीटर। फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स 50 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या डाल दें। तो याद रखना, जब भी नॉन एसआई यूनिट है तो उसे एसआई यूनिट में बदलो। चाहो तो पहले जो है यहाँ पे डेटा टेबल भी बना लो कि फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप क्या लोगे, इसे अपॉन 100 करोगे, क्योंकि 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 1/100 ऑफ अ मीटर, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर, 20/100। तो टॉर्क आपका हो जाएगा F इंटू डी, विच इज 50 इंटू 0.2। और जब आप SI यूनिट्स डाल रहे हो तो फिर यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, 50 न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है SI यूनिट्स डाल रहा हूं तो आंसर भी SI यूनिट में आएगा। पर अगर नॉन SI यूनिट्स डाल रहे हो, जो कि अभी आगे हम लोग किसी किसी न्यूमेरिकल में करेंगे, तो फिर जब वैल्यूज डाल रहे होगे फॉर्मूले में तो यूनिट भी लिखना, ठीक है। दैट वुड बी अ गुड हैबिट। तो 50 इंटू 0.2 जब तुम करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 न्यूटन मीटर, ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला, सेकंड अगर आप देखें तो अपने पास है कितना फोर्स चाहिए होगा अगर तुम स्पैनर का जो एक दूसरा छोटा स्पैनर लिया तुमने जिसका आर्म लेंथ हाफ है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आप बोलोगे टॉर्क रिक्वायर्ड तो भाई फिक्स है, बोल्ट तो वही खोलना है तुम्हें, फोर्स निकालना ही है तुम्हें, और डिस्टेंस अभी ये दूसरा डिस्टेंस है, ये d2 जो है, तो यहां पे टॉर्क तुम्हारा वही है, कितना, 10 न्यूटन मीटर। d2 तुम्हारा हो गया है इसका आधा, इसका आधा क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर, और इस बार फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा टॉर्क अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 10 न्यूटन मीटर अपॉन 0.1 मीटर। फिर से ये मीटर, ये न्यूटन मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, 10 अपॉन 0.1 कितना आया, 100 आया भाई। दोनों ऊपर नीचे डेसिमल शिफ्ट करोगे अगर, और फिर यूनिट तुम्हें सोचना है, तो ये फोर्स का यूनिट आएगा और एसआई यूनिट में आएगा, क्योंकि ये दोनों तुमने एसआई यूनिट में डाले, तो 100 न्यूटन, खत्म, दैट इज इट। सिमिलरली अगर तुम्हें स्पैनर की जगह डोर दिया जाए, सपोज एग्जाम्पल 2, a door requires a torque of 15 Newton meter to swing open। खुलने के लिए 50 न्यूटन मीटर चाहिए। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड at a distance of let us say 20 centimeter from the free edge of the door, free edge of door। अब ये ध्यान से सुनते जाओ और समझते जाओ,
कुछ यहां पे टेढ़ा है क्वेश्चन में। इफ डोर इज लेट अस से 120 सेंटीमीटर वाइड, तो 120 सेंटीमीटर वाइड एक डोर है, उस पे एक फ्री एज होता है और एक हिंज्ड एज होता है। तो कौन सा फ्री एज होगा, कौन सा हिंज्ड एज होगा, ये समझ रहे हो तुम? सपोज ये एक डोर है और यहां पे वो जो है दीवार से अटैच्ड है, यहां पे नहीं अटैच्ड है, यहां से तुम जो है आगे पीछे धक्का दे सकते हो, पता नहीं अभी डोर नॉब है कि नहीं। तो हिंज्ड एज कौन सा कहलाएगा, फ्री एज कौन सा कहलाएगा? ये टॉप एज, ये बॉटम एज, ये हो जाएगा हिंज्ड एज और ये हो जाएगा फ्री एज। यहां से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजरेगा और यहां पे तुम जो है इसे आगे पीछे गोल घुमा सकते हो, ये ऐसे है ना, ये ऐसे घूम सकता है। और यहां ये 120 सेंटीमीटर का है और इधर से 20 सेंटीमीटर दूर तुम धक्का लगा रहे हो। याद रखना यहां से 20 सेंटीमीटर दूर, तो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ना डाल देना। जब तुम्हारे टॉर्क के फॉर्मूले में F इंटू डी होता है तो डी का क्या मतलब होता है? डी इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई बोला डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एज ऑफ द डोर, ये क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्री एज। अब यहां पे सोचो, अकल लगाओ और देखो डायग्राम में कि कहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूरी है। तो टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू डी, तो करोगे F तो वही टॉर्क 50 न्यूटन मीटर डालोगे, ठीक है, फिर से न्यूटन मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्स निकालना है तुम्हें, D क्या डालोगे? D तुम ये डालोगे, ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये 20 है तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 120 माइनस 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 मीटर। तो F क्या हो जाएगा? F हो जाएगा 50 न्यूटन। 50 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा अगर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्री एज लगा रहे हो। इस बात को समझिए। तो समझाना मुझे क्या है, समझाना यहां पे ये है कि इन जनरल फिजिक्स में कभी भी ये नहीं कि फॉर्मूला जो है कह रहा है A इंटू बी इंटू सी, तो तुम्हें B से रिलेटेड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मिली तो तुमने जो है उसी में डाल दिया। मतलब समझो B का मतलब क्या है। जैसे अगर जो है तुमसे यहीं पे है कि F इंटू डी कह रहा है, तो कौन सा D? अब दो डिस्टेंस दे रखे हैं, 20 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर। तो 20 डालना था कि 120 डालना था? एक भी नहीं डालना था। कौन सा डालना था? वहां पे मतलब समझो कि D का यहां पे इस फॉर्मूले में मतलब क्या है? D है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब वो कह रहा है इधर से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 20 सेंटीमीटर पे है और ये पॉइंट यहां से 120 सेंटीमीटर पे है, तो ये डिस्टेंस जो कि तुम्हें यहां फॉर्मूले में डालना था 100 सेंटीमीटर हो गया। तो ये चीज पहचानना सीखिए कि फॉर्मूला है तो बस ये नहीं कि उठा करके कोई भी वैल्यू डाल दी उसके अंदर सेम यूनिट की। आप जो है प्रॉपर वो जो फॉर्मूले में सिर्फ ये नहीं कि लेटर देखना है, उस लेटर के पीछे का मतलब देखना है, उस मतलब की फिजिकल क्वांटिटी डालनी है। ठीक है, तो तैयार रखो, नोट डाउन कर लो। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल और हैं अपने पास। यहां पे अपने पास एक एग्जाम्पल है जहां पे आपको नेट टॉर्क निकालना है इस बॉडी पर, और जब भी डायग्राम स्पेशली दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, तो आपको जो टॉर्क निकालना होगा वो विद डायरेक्शन निकालना होगा। तो फिलहाल डायरेक्शन छोड़ो, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो यहां पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तीन डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, ये 70 सेंटीमीटर है, ये 45 सेंटीमीटर है, 55 सेंटीमीटर है, इनकेस आपको नहीं दिख रहा है। ये जो फोर्स लग रही है ये 80 न्यूटन लग रही है, और आपको टॉर्क निकालना है इस बॉडी पर। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज फोर्स इनटू ये डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यूजलेस है, ये यूजलेस है, केवल ये डिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे। तो फोर्स तुम्हारा हो जाएगा 80 न्यूटन और डी तुम्हारा हो जाएगा कितना? डी हो जाएगा 45 सेंटीमीटर, लेकिन ये ऐसा यूनिट में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.45 मीटर। तो
तो 80 न्यूटन इंटू 0.45 मीटर आपका जो है 80 इंटू 0.45, तो 4.5 इंटू 8 विच इज 9 4 36 न्यूटन मीटर आपका टॉर्क आ जाएगा। बट अब यहां पे आप छोड़ोगे नहीं इसे, अब इसमें देखोगे कि क्योंकि डायग्राम बना हुआ स्पेसिफाइड है कि ऐसा ही लग रहा है। जब स्पैनर वाला क्वेश्चन था, डोर वाला क्वेश्चन था, तब तो आपको स्पेसिफाइड नहीं था कि स्पैनर पर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं कि ऐसे लगा रहे हैं, पर यहां पे तो दिख रहा है। तो फिर इसमें डायरेक्शन बताओ, तो ये 36 न्यूटन मीटर किस डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन सीखो कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे कि भाई मान लेते हैं सिर्फ यही एक फोर्स लग रहा है बॉडी पे, फिलहाल तो एक ही लग रहा है, लेकिन जब 5-6 फोर्सेस भी लग रहे होंगे तब भी आप बोलोगे कि मान लेते हैं सिर्फ यही एक फोर्स लग रहा है। और फिर देखोगे कि ये एक फोर्स ऐसे मूव कर रहा है बॉडी को, दिख रहा है, ऐसे मूव करेगा कि नहीं भाई। अगर इधर धक्का मारोगे तो ऐसे जाएगी बॉडी, तो ये डायरेक्शन होने वाला है। ये डायरेक्शन क्या है, घड़ी के अनुरूप कि घड़ी के विरूप, घड़ी के अगेंस्ट होने वाला है कि घड़ी के साथ होने वाला है। तो घड़ी के साथ होने वाला है, घड़ी के सुई भी ऐसे ही चलती है, 12 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7 ऐसे। तो दिस इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज, तो 36 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अच्छा इधर देखो, इधर क्या है, इधर कह रहा है डिस्क ऑफ रेडियस 5 मीटर इज एक्टेड अपॉन बाय 3 फोर्सेस, दिख रहे हैं 3 फोर्सेस, 1 2 3, ठीक है भाई। फाइंड द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डिस्क, अभी 3 फोर्सेस हैं तो 3 टॉर्क होंगे, देखते हैं। तो नेट आपको फोर्स निकालना है, तो मान लेते हैं ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2 और ये फोर्स है F3, और इसकी वजह से टॉर्क τ1, τ2 एंड τ3। तो पहले τ1 निकालते हैं। τ1 कितना होगा भाई, τ1 हो जाएगा तुम्हारा कितना 80 न्यूटन, तो 80 इंटू डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है 2 मीटर, अगर ना दिख रहा तो ये हो जाएगा 2 मीटर। 80 न्यूटन इंटू 2 मीटर कितना हो जाएगा 160 न्यूटन मीटर। लेकिन अब बात उठती है डायरेक्शन की, तो ये डायरेक्शन किस दिशा में घुमाएगा, ये अगर धक्का ऐसे लगाओगे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो बॉडी ऐसे नहीं घूमेगी, यही बस मोशन को कंटिन्यू कर दो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज हो जाएगा अगेन, तो 160 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ऐसे देखो अगर F3 निकालो तो F3 जब निकालोगे तो ये इधर पिवटेड है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे धक्का मारा तो ये ऐसे जाने लग जाएगी बॉडी। यहां पर मान लो स्पाइडरमैन ने ऐसा वेब मार दिया, तो इधर वेब मारा और ऐसे जा रहा था, तो ऐसे नहीं घूमेगा। तो ये कौन सा मोशन है, क्या घड़ी ऐसे चलती है, 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1, 1 के बाद 12 ऐसे, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, उल्टा हो गया। तो τ3 पहले मैं निकाल दे रहा हूं, τ3 कितना हो जाएगा 60 न्यूटन इंटू ये डिस्टेंस विच इज 4 मीटर विच इज 240 न्यूटन मीटर, बट इस बार डायरेक्शन क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। τ2 अगर निकाला जाए तो τ2 में कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, 70 न्यूटन इंटू 5 मीटर कर देते हैं, जब कुछ नहीं दिखता है तो ये डिस्टेंस लगा देते हैं। अरे भैया क्या है डी है डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कितना दूर से जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दूरी से ही नहीं जा रहा, वो तो उसके आर पार चला जा रहा है, उससे पास कर जा रहा है। उसकी इस लाइन की क्या डिस्टेंस है इस पॉइंट से, कोई डिस्टेंस नहीं, 0 है। तो यहां पे ये 5 मीटर ना डालने लग जाना, वेरी कॉमन मिस्टेक, कि बोलते हैं अरे ये तो रेडियस है, रेडियस तो 5 मीटर है जी। नहीं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखो कितनी दूरी से जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कितनी दूरी से जा रहा था, ये दूरी थी। पास ले जाएंगे तो क्या होगा, दूरी कम हो जाएगी, यहां से दूरी कम हो जाएगी, यहां से दूरी 0 हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास कर जाओगे जब, तो इस केस में ये 0 हो गया। और जब 0 हो गया तो 0 न्यूटन मीटर, चाहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है 0 का, इवन इफ इट इज अ वेक्टर। तो अब नेट टॉर्क तुम निकाल सकते हो, जिसमें क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो। तो प्लस 240 माइनस 160, नेट टॉर्क हो जाएगा आपका माइनस 160 प्लस 240
विच इज इक्वल टू प्लस 80 न्यूटन मीटर, या फिर 80 न्यूटन मीटर। प्लस का क्या मतलब होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया भाई। तो यहां पे ये आपका हो गया मल्टीपल टॉर्क अगर होंगे, मल्टीपल फोर्सेस अगर होंगे तो टॉर्क कैसे निकालोगे? जल्दी से नोट डाउन कर लो, एक आधा और क्वेश्चन करते हैं अभी। तो ये एग्जांपल है अपने पास, दो और। इसमें देख लो, ये जो है अपने पास एक डिस्क है ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर, और एक फोर्स इधर F1 लग रहा है 60 न्यूटन, और F1 का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, वो जो कॉर्ड बना रहा है इस डिस्क के अंदर, उस कॉर्ड का लेंथ दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। अपने को क्या चाहिए होता है वैसे टॉर्क निकालने के लिए? टॉर्क निकालने के लिए चाहिए होता है कि इस लाइन ऑफ एक्शन का कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, ये नहीं दिया है क्वेश्चन में। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द डिस्क है। ये सेंटर भी है डिस्क का और पिवटेड भी वही है। अच्छा, लेकिन डायमीटर दिया है, डायमीटर से कुछ कर सकते हैं मे बी, अभी देखते हैं। और एक तो इसका टॉर्क पूछ लिया है, दूसरा पार्ट पूछा है व्हाट इज द फोर्स दिस F सो दैट डिस्क डजंट रोटेट। ठीक है, डिस्क रोटेट ना करे। भाई एक टॉर्क इधर ये लगा रहा है, ये अगर आप देखें तो टॉर्क का जो नेचर है वो कैसा है? इधर घुमा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो है इधर घुमा रहा है, ये ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो अगर इन दोनों का टॉर्क इक्वल हो गया इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट तो है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये इधर ऐसे घुमाना चाहेगा, ये ऐसे घुमाना चाहेगा, दोनों अगर इक्वल हो गए तो ना इधर घूमेगा ना इधर घूमेगा। तो वही कह रहा है डजंट रोटेट, घूमे ना। तो कितना ये फोर्स होना चाहिए, तो वो निकालना है। तो उससे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा ना कितना इसका टॉर्क आएगा, तभी तो वो टॉर्क और ये टॉर्क बराबर करोगे। फोर्स बराबर ना कर देना। अगर तुमसे बोल रहा है इतना फोर्स चाहिए कि वो रोटेट ना करे, तो रोटेशन होता है टॉर्क की वजह से, तो टॉर्क बराबर तुम्हें चाहिए। ये नहीं कि फोर्स बराबर कर दिया, ये फोर्स बराबर ये फोर्स, नहीं, टॉर्क बराबर चाहिए। तो पहले इसका टॉर्क निकालो। टॉर्क कैसे निकालोगे? तुम्हें पता है कि डायमीटर 50 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाओ और ये बोलो कि यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, जो कि करना ही है भाई, तो ये डिस्टेंस d चाहिए मुझे। और ये जो है अगर 40 सेंटीमीटर है तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो ये 20 सेंटीमीटर होगा। और ये अगर 20 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा रेडियस है, तो ये 25 सेंटीमीटर है। अब यहां पे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। ये 20 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, तो d नहीं निकल आएगा। आपका d स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर हो जाएगा। यहां से 25 स्क्वायर विल बी 625, 20 स्क्वायर विल बी 400, जो कि इधर जाके माइनस हो जाएगा। और d निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लो, ये 225 हो जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 सेंटीमीटर। d आ गया तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो टॉर्क ड्यू टू 1 आ गया आपका कितना? 60 न्यूटन इंटू नॉट 15, 0.15 मीटर, विच इज हाउ मच? दिस इज 1.5 इंटू 6, विच इज 9 न्यूटन मीटर। ये हो गया टॉर्क ड्यू टू 1। और डायरेक्शन क्या हो गया? डायरेक्शन ये ऐसे विल बी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये τ1 हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कितना ये फोर्स लगे सो दैट टॉर्क, नेट टॉर्क 0 हो जाए। बेसिकली यही कह रहा है। अगर टॉर्क, अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रही है मतलब कि नेट टॉर्क 0 हो चुका है। भाई नेट टॉर्क 0 होने के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज जितना घुमा रहा है, इसे क्लॉकवाइज उतना ही घुमाना पड़ेगा। तो उतना ही, मेनली अभी मतलब ये है, क्लॉकवाइज तो है ही है, उतना ही। तो टॉर्क ड्यू टू F शुड बी इक्वल टू, ये अगर F2 D2 ये τ2, तो τ2 शुड बी इक्वल टू τ1, तभी तो उतना ही सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो ये 9 हो गया। F निकालना है। ये D2 क्या हो जाएगा? ये रेडियस हो जाएगा, विच इज हाउ मच? 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 0.25। 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हैं, वो 4 उधर भेज सकते हैं। F तुम्हारा हो जाएगा 36 न्यूटन, माने कि इससे कम, 60 न्यूटन से कम। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तुमने बढ़ा दिया, तो फोर्स तुम्हारा कम लगा।
यही बेसिक स्टोरी है हर जगह टॉर्क में। यही चीज हो रही थी स्पैनर में। छोटा स्पैनर ज्यादा फोर्स, लंबा स्पैनर, जितना लंबा स्पैनर होगा उतना आसान होगा कोई भी बोल्ट खोलना। वही चीज हम लोग देखने वाले हैं इस एग्जाम्पल में भी। क्या कि अ सिलेंडर इज टू बी रोल्ड अप अ सिंगल स्टेयर। ये जो एक सीढ़ी है, ये एक सिंगल सीढ़ी है, इससे एक सिलेंडर रोल अप करना है। ठीक है, ऐसे करके यूं ऐसे चढ़ाना है और फिर आगे फिर रोल कर देंगे। घर पे सिलेंडर आता है कि नहीं आता है, तो काफी भारी होता है, तो उसे ऐसे रोल करते हुए लेकर के जा रहे हैं। यहां पे जब रोल कर रहे हैं तो तुमसे पूछा गया है वेयर, कहां पे, एंड इन व्हाट डायरेक्शन शुड अ फोर्स बी अप्लाइड सो दैट फोर्स रिक्वायर्ड इज मिनिमम। अब कम से कम फोर्स लगाना पड़े किसी गिवन रोटेशन के लिए। देखो ये जब ऐसे उठ करके जा रहा है तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक रोटेशन हो रहा है बॉडी का इसके अबाउट। रोटेशन कब हो रहा होता है, जब भी एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह बिहेव करेगी। इसके अबाउट अगर आप देखें तो पूरे टाइम ये बॉडी यहां पे कांटेक्ट में रहेगी, ये सिलेंडर, और इसके अबाउट पूरी बॉडी रोटेट करेगी। तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर है, रोटेशन हो रहा है, तो टॉर्क चाहिए होगा। टॉर्क में अगर फोर्स मिनिमम है, फोर्स रिक्वायर्ड अगर मिनिमम है, तो फिर डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? क्या इधर कहीं होगा, क्या इधर कहीं होगा, क्या ऐसे कहीं, ऐसे कहीं? द मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, जो कि इधर से गुजरे आपके सेंटर से, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो। अब यहां पे तो लगा नहीं सकते, यह हवा में थोड़ी धक्का लगाओगे, यहां पे लगाओगे सिलेंडर पे। तो सिलेंडर पे जब तुम धक्का लगा रहे हो तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है सिलेंडर धक्का लगाने का। अच्छा ऐसे नहीं धक्का लगाओगे, ऐसे धक्का लगाओगे तो फिर से डिस्टेंस ये हो जाएगा जरा सा। तुम्हें ऐसे धक्का लगाना है कि यही मैक्सिमम डिस्टेंस की तरीके से, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरह बिहेव करे। तो धक्का तुम्हें ऐसे लगाना पड़ेगा so that this is perpendicular। ठीक है, तो यहां पे आपका जो आंसर आएगा वो डिस्क्रिप्टिव आंसर आएगा। आप बोलोगे that the force should be applied at a point diametrically opposite to the axis of rotation in a direction perpendicular to the radial line at that point। in a direction, ये जो डायरेक्शन है that is perpendicular to the radial line। कहां का रेडियल लाइन? रेडियल लाइन तो कहीं पे भी हो सकता है, रेडियल लाइन एट दैट पॉइंट। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, द फोर्स शुड बी अप्लाइड एट अ पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रेडियल लाइन एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये पॉज कर करके लिख लो। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कपल। इनफैक्ट अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कपल नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। इतने के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्लास के ग्रुप में, वो जो है आपको जब मिल जाएगा तो उसे सॉल्व करके रखिए। कपल जो है देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे और कुछ वीडियोस देखने के लिए यहाँ या यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। और अगर आपने ये वीडियो 2 लोगों के साथ शेयर किया तो आप जीत सकते हैं कुछ भी नहीं। फ्री वीडियो में क्या जान लोगे बच्चे की। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।